टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। प्राचीन काल से ही शिक्षार्थियों के ज्ञान अथवा उपलब्धि की परीक्षा किसी न किसी रूप में भी ली जाती रही है और शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता को स्थान मिलने के पश्चात यह आवश्यक माना जाने लगा है कि शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान तथा उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं आदि के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अर्थात शिक्षार्थियों के ज्ञान एवं उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन उपलब्धि परीक्षण के प्रयोग द्वारा संभव होता है और उपलब्धि परीक्षण दो शब्दों उपलब्धि तथा परीक्षण से मिलकर के बना है। शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान उपलब्धि कहलाता है तथा इस उपलब्धि को जानने के लिए प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसका कि प्रयोग शिक्षार्थी के सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान का भी परीक्षण करने के लिए किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी है, जिनमें से कुछ निम्न है। जैसे फ्रीमैन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो कि एक विशेष विषय या फिर पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान समझ एवं कौशल का मापन करता है। दूसरा गैरिसन एवं अन्य के अनुसार उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या फिर किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में भी उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। और तीसरा ईवेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो कि विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान कुशलता या क्षमता का मापन करता है। और चौथा थार्नडाइक एवं हैंगन के अनुसार जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का भी निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। और उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य हैं साधारण पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों में अर्जित ज्ञान के मापन के लिए भी उपलब्धि परीक्षणों का आयोजन किया जाता है और इन परीक्षाओं के उद्देश्य निम्न है। पहले तो बालकों की लिखने पढ़ने की समान कुशलताओं में श्रेष्ठता और गति का निर्धारण करना। दूसरा शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना। तीसरा है अध्यापक द्वारा किए गए शिक्षण की प्रभावशीलता का पता करना। चौथा है अधिगम की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। और पांचवा विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों एवं संबंधित क्रियाओं में वास्तविक स्थिति का पता लगाना। छठा शिक्षण का उद्देश्य परख बनाना। सातवां विद्यार्थियों की प्राप्त उपलब्धि के आधार पर भी सामान्य स्तर का निर्धारण करना। और आठवां विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कराए गए अभ्यास कार्य के परिणामों का पता लगाना। और नौवां शैक्षिक स्तर को बनाए रखना। फिर है दसवां विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों के स्तर को ज्ञात करके उनका हल करने के लिए भी पाठ्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करके संबंधी जानकारी प्राप्त करना। 11वां शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करना। 12वां पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की ओर भी बालकों की प्रगति की जानकारी करना। और 13वां शिक्षण के लिए संस्था का स्तर निर्धारित करना। और 14वां विद्यार्थियों के सीखने के लिए प्रोत्साहन देना। और 15वां विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों का विकास करना। और 16वां विद्यार्थियों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना। और 17वां शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। फिर है उपलब्धि परीक्षण का महत्व है। उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग भी विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि विद्यालय में विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त किए हेतु एवं अन्य प्रतियोगिताओं हेतु उपलब्धि परीक्षण सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है और ये डॉक्टरों इंजीनियरों आदि के भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपलब्धि परीक्षणों के महत्व है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण उपलब्धि परीक्षण के द्वारा विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों द्वारा उनकी नियमित योग्यताओं का समापन किया जाता है। शिक्षण विधि के अनुसार ही में सुधार में सहयोगी उपलब्धि परीक्षण से शिक्षक को यह अवसर मिलता है कि वह अपने अध्ययन अध्यापन विधि को उपयोगिता को जांच करके आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार कर सके और संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर के अध्यापक द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के आधार पर ही अध्यापक अपनी शिक्षण विधि को भी उपयोगिता एवं त्रुटियों के आधार पर भी उनमें परिवर्तन तथा सुधार करता है। विद्यार्थियों की उचित मार्गदर्शन। उपलब्धि परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक एवं जीवन मार्गदर्शन किया जाता है और इसके द्वारा छात्रों को शैक्षिक कर्मियों एवं खूबियों का भी ज्ञान किया जा सकता है। और परिणाम स्वरूप अध्यापक छात्रों को उन विषयों और अधिक समय देकर के पढ़ा जा सकता है जिसमें कि वह कमजोर है। परिणाम स्वरूप अध्यापक छात्रों को उन विषयों को और अधिक समय देकर के पढ़ा सकता है जिनमें कि वे कमजोर है। अध्ययन के लिए प्रलोभन। उपलब्धि परीक्षण छात्रों को अध्ययन के लिए प्रलोभन देने का कार्य करता है क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि में एक मनोवैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ होता है। चयन प्रवेश एवं पदोन्नति में सहायक। विभिन्न क्षेत्रों में भी उनके अनुरूप योग्य व्यक्तियों का चयन तथा प्रवेश के लिए उपलब्धि परीक्षण की सहायता ली जाती है और यही परीक्षण कमजोरियों के चयन एवं पदोन्नति का निर्णय लेने में भी सहायक है। फिर अध्ययन विधि के सुधार में सहायक है। उपलब्धि परीक्षण में परिणामों को देख करके विद्यार्थी यह अनुमान लगा सकता है कि किस विधि से अध्ययन करने में उन्हें अधिक ज्ञानार्जन हुआ तथा किस से कम ज्ञानार्जन हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप अपनी अध्ययन विधि में परिवर्तन तथा सुधार कर सकते हैं। फिर है कक्षा पदोन्नति में सहायक। उपलब्धि परीक्षण के परिणाम स्वरूप अर्जित अंकों पर ही विद्यार्थी की कक्षा में पदोन्नति निर्भर करती है। वर्गीकरण में सहायक। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों की योग्यताओं व क्षमताओं का पता चलता है और इन्हीं योग्यताओं व क्षमताओं के आधार पर भी छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है।
फिर शिक्षकों का मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण द्वारा ही यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि शिक्षण उद्देश्यों के प्राप्त करने में भी शिक्षक किस हद तक सफल रहा है, और इस प्रकार से यह विधि शिक्षकों की योग्यता व कार्यकुशलता का मापन है। शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षणों द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में तो तुलना करके यह भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सी शिक्षण संस्था अधिक प्रभावशाली है तथा कौन सी शिक्षण संस्था में शिक्षण कार्य का स्तर तथा विभिन्न विभागों की स्थिति कैसी है। पाठ्यक्रम के सुधार में सहायक है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम की खामियों का पता लगा करके उसमें परिवर्तन तथा सुधार किया जा सकता है। संस्थाओं को मान्यता देने के निर्णय में सहायक उपलब्धि परीक्षण द्वारा शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देनी है और कौन सी शिक्षण संस्थाओं को नहीं देनी है। पिछड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धियों में विशेष रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों की पहचान, निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण की दृष्टि से ये परीक्षाएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर उपलब्धि परीक्षणों की ये विशेषताएं हैं। गुण उपलब्धि परीक्षण में निम्न गुण पाए जाते हैं। एक तो पहला तो उपलब्धि परीक्षण में वैधता तथा विश्वसनीयता होती है। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए आंशिक अंक देने का प्रावधान नहीं है। और तीसरा ये परीक्षण व्यवहारिक होते हैं और इनकी समय सीमा एक अंकन पहले से ही निश्चित कर ली जाती है। और जो था उपलब्धि परीक्षण में उद्देश्य पूर्ण निर्धारित होते हैं और ऐसी परीक्षाओं में पैसा और समय बहुत ही कम खर्च होता है, अतः उनकी व्यवस्था करना भी सुविधाजनक है। और ऐसी परीक्षाओं का आयोजन भी अलग अलग स्तर के छात्रों के लिए भी अलग अलग ढंग से किया जाता है। और साथ में ऐसे परीक्षार्थियों की योग्यता, कुशलता, स्तर एवं रुचि को ध्यान में रख करके तैयार किए जाते हैं। और आठवां, इन परीक्षणों के आधार पर तैयार किए गए परीक्षा परिणामों से शिक्षक संपूर्ण शिक्षा योजना बना सकता है। और नंबर, इसके मूल्यांकन जहाँ प्रशासन तथा विवेचन की विधि स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ एवं सुगम होती है, जिससे कि एक सामान्य अध्यापक भी इसे उपयोग कर सकता है। 10वां, ऐसे इस परीक्षणों में पाठ्यक्रम की सहमत इकाइयों को स्थान मिलता है। और 11वां, ये परीक्षण विविधकारी होते हैं जो कि किसी कक्षा के श्रेष्ठ एवं निम्न बालकों में भेद करने में सक्षम होते हैं। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं। उपलब्धि परीक्षण के प्रकारों को निम्न आरेख द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे उपलब्धि परीक्षण के प्रकार: प्रमापीकृत परीक्षण, अप्रमापीकृत शिक्षक निर्मित परीक्षण, इसमें आ जाते हैं आत्मनिष्ठ परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। और फिर है आत्मनिष्ठ परीक्षण के अंदर मौखिक परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण। शिक्षार्थी की उपलब्धि को जानने के लिए दो अन्य प्रकार के परीक्षण बनाए जा सकते हैं। एक तो प्रमापीकृत तथा अप्रमापीकृत। अप्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण, अप्रमापीकृत परीक्षणों को शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहा जाता है। और इस श्रेणी में शिक्षक द्वारा शैक्षिक उपलब्धि को जानने के लिए भी कक्षा में बनाए जाने वाले परीक्षण सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः शिक्षक जिन विषयों का अध्यापन कराता है उन सभी विषयों के परीक्षण तैयार करता है, परंतु इसका एक दोष यह भी है कि सभी शिक्षकों में प्रश्न निर्माण की सामान्य योग्यता नहीं होती है, और अर्थात अलग अलग शिक्षकों द्वारा तैयार परीक्षण अलग अलग होते हैं। अतः इस प्रकार के परीक्षणों द्वारा छात्रों के अधिगम का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अर्थात आवश्यकता अनुसार शीघ्र प्रशासित किए जाने के लिए बनने वाले ये परीक्षण उपयोगी तो हो सकते हैं, लेकिन वैध तथा विश्वसनीय नहीं। और क्योंकि ये परीक्षण शिक्षण की तात्कालिक पूर्ति तो कर लेते हैं, लेकिन उनके परिणामों को ठोस नहीं कहा जा सकता है। एलिस के अनुसार शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है। और फिर है प्रमापीकृत मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। प्रमापीकृत परीक्षणों का उपयोग करके विद्यार्थियों की उपलब्धि को विश्वसनीय रूप से भी जाना जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण के प्रमापीकृत रूप के निर्माण हेतु विभिन्न चरणों को निम्न प्रकार जाना जा सकता है। पहले तो परीक्षण की योजना बनाना, दूसरा है प्रश्नों की रचना करना, और तीसरा है प्रश्नों का चयन करना, और चौथा है परीक्षण का मूल्यांकन करना। परीक्षण की योजना बनाना में किसी भी कार्य करने से पूर्व एक सुनिश्चित योजना बनानी पड़ती है। इसी प्रकार से परीक्षण निर्माण की पूर्व भी इसकी एक योजना बनानी पड़ती है। इसमें संश्लेषण तथा विश्लेषण के गुणों का भी अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। परीक्षण की योजना बनाते समय निम्न कारकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तो विषय वस्तु। परीक्षण योजना निर्माण के अंतर्गत उस पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके भी उप इकाइयों में बांटा जाता है, जिसके आधार पर भी शिक्षण कार्य किया गया है। और यह कार्य सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्मित परीक्षण द्वारा मूल्यांकन हो जाएगा। फिर प्रश्नों के संबंध में निर्णय, किस किस प्रकार के कितने प्रश्न परीक्षण में दिए जाएंगे, परीक्षण शिक्षार्थियों पर इतनी समयावधि में प्रशासित किया जाएगा, और परीक्षण की अंकन विधि क्या होगी, ये सभी बातें परीक्षण की योजना बनाते समय ही निर्धारित कर ली जाती हैं। इन सभी के साथ शिक्षार्थियों के स्तर पर विषय तथा उपयोगिता का भी ध्यान रखा जाता है। और इसके पश्चात परीक्षण के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों के अंकन आदि को भी स्पष्ट करके हुए परीक्षण की योजना को आधार पत्र ब्लूप्रिंट में अंकित कर दिया जाता है। फिर दूसरा, प्रश्नों की रचना करना। परीक्षण की योजना के पश्चात ही अगला चरण प्रश्नों की रचना करने का भी होता है, और इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु, शिक्षण उद्देश्य और प्रश्नों के प्रकार और संख्या व अंकन आदि का भी ध्यान में रखते हुए आधार पत्र के अनुसार ही प्रश्नों की रचना की जाती है। और इसमें
ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आधार पत्र में जितने भी प्रश्नों की योजना बनाई जाती है उसे लगभग 2 गुने प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। प्रश्नों की रचना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रश्नों के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए और प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए। प्रश्नों में व्याकरणीय अनुशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। फिर पाठ्यपुस्तक के दिए गए प्रश्नों के अतिरिक्त स्वनिर्मित प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए और प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कि विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करते हों। फिर प्रश्नों में द्विअर्थी वाक्य नहीं होने चाहिए। फिर विभेदन क्षमता का कठिनाई स्तर के आधार पर भी तथ्यों में अंतर रखा जाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तरों के लिए भी अनावश्यक संकेत नहीं दिए जाने चाहिए। प्रश्नों के द्वारा परीक्षार्थियों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि उनका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। परीक्षण में सम्मिलित प्रश्नों में एक दूसरे का उत्तर छिपा हुआ नहीं होना चाहिए और उचित प्रश्नों के निर्माण के लिए भी पर्याप्त समय लेना चाहिए। और फिर प्रश्न न्यूनतम अधिगम के लिए आवश्यक नहीं मानी जाने वाली पाठ्यवस्तु की सूक्ष्म बातों पर भी आधारित होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों का क्रम निश्चित नहीं होना चाहिए। और फिर प्रश्नों की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह प्रश्न निर्माता व परीक्षार्थियों के मध्य चतुराई की प्रतियोगिता का रूप ले ले। फिर प्रश्नों का आकार सीमित होना चाहिए। फिर प्रश्नों का चयन करना, इस चरण को जांच स्तर भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत ही प्रश्नों की विस्तृत जांच करके उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाता है। ये केवल उपयुक्त प्रश्नों को ही अंतिम रूप से स्थान दिया जाता है। इस सोपान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो साधारण जांच एवं तकनीकी जांच। साधारण जांच में इसके अंतर्गत ही भाषा या दोहराव से संबंधित त्रुटियों को जांचने के लिए भी परीक्षण की कुछ प्रतियां भी तैयार की जाती हैं। तत्पश्चात ही कुछ शिक्षार्थियों पर प्रदर्शित की जाती हैं तथा उनके उत्तरों के आधार पर ही पाई गई कठिनाइयों एवं अस्पष्टताओं आदि को भी दूर किया जाता है। इसका अंतिम कार्य भाषा को सुधार करके अनावश्यक एवं त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को परीक्षण से हटाकर आवश्यक परिवर्तन करना होता है। तकनीकी जांच। साधारण जांच के पश्चात ही तकनीकी जांच की जाती है जिसमें के लिए सांख्यिकी पदों वाली प्रक्रिया पद विशेषण का उपयोग भी किया जाता है। और फिर प्रश्नों की मनामितीय विशेषताओं को भी अंकित कर दृष्टि से विश्लेषित करके इनकी प्रक्रिया पद विश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है और पद विश्लेषण के आधार पर यह तय किया जाता है कि किन प्रश्नों को शामिल करना है एवं किन प्रश्नों को छोड़ना है। ये प्रक्रिया एक उपयोगी तथा प्रभावशाली परीक्षण के निर्माण में सहायक होती है। यदि पद विश्लेषण में कठिनाई स्तर तथा विभेदन क्षमता की गणना की जाती है, प्रश्न की कठिनाई या सरलता को भी कठिनाई स्तर द्वारा बताया जाता है और तथा प्रश्नों द्वारा होशियार व कमजोर शिक्षार्थियों में विभेदन करने की भी सीमा को बताने वाली विभेदन क्षमता होती है। और ये विश्लेषण करने हेतु भी परीक्षण एक नए न्याय दर्श पर आधारित किया जाता है। फिर तत्पश्चात प्राप्त उत्तरों को सांख्यिकी ढंग से विश्लेषित करके कठिनाई स्तर तथा विभेदन क्षमता ज्ञात की जाती है और कठिनाई स्तर पर विभेदन क्षमता को ज्ञात करने की विधि के 7 सोपान होते हैं जो कि निम्न है। तो सर्वप्रथम परीक्षण को शिक्षार्थियों के प्रतिनिधि न्यायादर्श पर प्रसारित किया जाता है। हर एक परीक्षार्थी के लिए भी परीक्षण पर कुल प्राप्तांकों की गणना करके कुल प्राप्तांक को उस परीक्षार्थी के उत्तर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाता है। फिर इस सोपान में परीक्षण उत्तर पुस्तिकाओं के कुल प्राप्तांकों के आधार पर भी अधिक से कम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस सोपान में उत्तर पुस्तिकाओं के 2 समूह बना लिए जाते हैं। पहला तो उच्च समूह जिसमें कि अंकित अंक प्राप्त करने वाले और 27% छात्र रखे जाते हैं और दूसरा निम्न समूह जिसमें कि निम्न अंक प्राप्त करने वाले 27% छात्र रखे जाते हैं। प्रत्येक समूह में शिक्षार्थियों की संख्या n समान होती है और प्रत्येक प्रश्न के लिए n से मतलब नील और प्रत्येक प्रश्न के लिए उच्च समूह के शिक्षार्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या RH तथा निम्न समूह के शिक्षार्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या RL ज्ञात की जाती है। अब हर प्रश्न के लिए भी RH व RL को छोड़कर के प्राप्त मान में 2n का भाग दिया जाता है तथा इसे 100 से गुणा करके प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाता है। यदि इसे 100 से घटा दिया जाए तो उस प्रश्न का कठिनाई स्तर ज्ञात हो जाता है। इसे DV से व्यक्त किया जाता है। DV बराबर 100 डैश RH माइनस RL बटा 2n इंटू 100। प्राप्तांक प्रतिशत में होगा 40 से 60% कठिनाई स्तर उपयुक्त होगा। फिर हर एक प्रश्न पत्र के लिए RH में से RL को घटा करके प्राप्त अंतर में n का भाग देने पर उस प्रश्न का विभेदन क्षमता गुणांक प्राप्त होता है और इसे DP से व्यक्त किया जाता है और जिसे कि दशमलव में व्यक्त किया जाता है और 0.5 या फिर अधिक की विभेदन क्षमता अच्छी मानी जाती है। DP बराबर RH डैश RL बटा हुआ 2n। इस प्रकार से प्राप्त किए गए कठिनाई स्तर के प्रतिशत से प्रश्न की कठिनाई का पता चलता है और अर्थात जितना अधिक प्रतिशत उतना अधिक ही कठिन प्रश्न है। इसी प्रकार से प्रश्न की विभेदन क्षमता का मान भी जितना अधिक होगा प्रश्न उतने ही अच्छे तरीके से बुद्धिमान व कमजोर शिक्षार्थियों में विभेद करता है।
फिर चौथा परीक्षण का मूल्यांकन। परीक्षण का अंतिम चरण परीक्षण का मूल्यांकन करना है। जांच के आधार पर चयनित प्रश्नों की व्यवस्था के आधार पश्चात विश्वसनीयता, वैधता तथा मानकों की जांच की जाती है। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। विश्वसनीयता, विश्वास करने की योग्यता विश्वसनीयता कहलाती है। उपलब्धि परीक्षण में विश्वसनीयता एक परीक्षण को बार बार शिक्षार्थियों पर प्रशासित करके जांची जा सकती है। अर्थात यदि बार बार परीक्षण करने पर भी परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में अधिक अंतर ना आ जाए तो वह परीक्षण विश्वसनीय होता है। और इसी संबंध में गैरेट महोदय ने कहा है कि एक परीक्षण का मापन यंत्र की विश्वसनीयता और उस संगति पर निर्भर करती है जो कि व्यक्तियों की योग्यता का अनुमान लगाती है और जिनके लिए उसका प्रयोग होता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि शून्य विश्वसनीयता किसी भी परीक्षण की नहीं होती है। अर्थात हर परीक्षण में कुछ न कुछ विश्वसनीयता पाई जाती है। 80 से अधिक विश्वसनीयता गुणांक वाले परीक्षण को अच्छा परीक्षण माना